आदिवासी को जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक हाल दूर नहीं होने वाला। एनजीओ लोग आते हैं, हमारे में बहुत अच्छी भाषा बात करते हैं और आदिवासी का सांस्कृतिक डांस नाच गाना और उसका भी अभी शोषण हो रहा है और वही डांस नाच गाना आम लोगों के सामने करते हैं और विदेश से पैसा मिलाते हैं और उससे मौज मजा करता है। कहाँ आदिवासी सुधरा? जंगल का आदिवासी जंगल में है, घुमक्कड़ लोग आदिवासी वो भी आज बाहर है, इनका कोई उत्थान नहीं हुआ। मैं बोलता हूं अगर आजादी के 75 साल हम देश में मना रहे, मैं इतना ही लेखक बोल के बोलूंगा कि हर आदिवासी के पाड़े पे पाठशाला होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए और हर कोई आदिवासी इलाके में उनकी आदिवासी यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। अगर कोई आदिवासी बच्चा पढ़ा लिखा अगर अनपढ़ निकला तो वहां कलेक्टर को पनिशमेंट होनी चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये आदिवासी बिगड़ पढ़े लिखे क्यों रह गए, भूखे क्यों मर रहे, आज आदिवासी कुपोषण से मर रहा है। क्या इसके बारे में राइटर का, लेखक का दायित्व हमारा ही बनता है इसके बारे में लिखने का? मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी समस्या, हमारी संस्कृति और हमारी भाषा अगर जिंदा रखना है तो हमें ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि मेरी किताब में मैं लिखा हूं और कब लिखा हूं, 1987 में लिखा हूं। उस समय लिखा हूं कि रोटी की चोरी करने वाला आदिवासी यहाँ बदमाश चोर गुनहगार होता है और देश के पैसे पूरे बैंक खाली करके लूटने वाला यहाँ के लोग प्रदेश में जाके मौज मजा करते हैं और वो हीरो बन जाते हैं। यानी आज भारत के आजादी के बाद रोटी की चोरी करने वाला यहाँ चोर उचक्के हो रहे हैं और देश लूटने वाले यहाँ मौज मजा कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और लोगों को सजग करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ आजादी मिली है, प्रगति भी सभी नहीं हुआ ऐसा नहीं है, तो हमारे आदिवासी की प्रगति भी हुई है। आज हम पढ़े लिखे हैं बोल के आजादी के बाद आज हम लिख रहे हैं, यहाँ एक जगह आ रहे हैं। तो आदिवासी में एकता बनाने की भारत में बहुत जरूरी है। भाषा उसी समय बचेगी जब हम एक आएंगे और भारत में आदिवासी की एक भाषा बनाएंगे, चाहे मुंडा भाषा हो या संताल हो या कुछ हो या सबका मिश्रण करके एक भाषा। क्योंकि आज मैं जब केरला जाता हूं तो हमारे बहनों का दुख दर्द जानने के लिए वहां की भाषा नहीं आती। मद्रास जाता हूं तो वहां भाषा नहीं आती। मद्रास में तो बहुत ट्राइबल्स है लेकिन आज भी पिछड़े हैं, वहां कुछ नहीं सुविधा। तो दोस्तों हमें खाली लिखते लिखते हमें उस आदिवासी तक पहुंचकर उसको सजग करना है, उनको एजुकेट करना है और उनके साथ हमारा नाता जोड़ना है। और जैसा अभी साहित्य अकादमी के माध्यम से हम इतनी दूर तक आए हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा लिखने का प्रयोजन है और हम एक जगह आ रहे हैं तो ये संस्कृति बचाने का, हमारी भाषा बचाने का ही हम काम कर रहे हैं। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि हम लोगों के बारे में लोगों में एक दिक्कत आती है कि आदिवासी बोले तो अनपढ़ होते हैं, इनको कुछ समझता नहीं, ये गवार होते हैं, इनको क्या। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आदिवासी की इतना तेज बुद्धिमान कोई नहीं होता। मैं मेरी किताब की एक उदाहरण देता हूँ कि मेरा जो ताता ग्रैंडफादर था, मेरी किताब का ही एक किस्सा सुनाता हूँ और समाप्ति की तरफ आता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि इनका दिमाग सड़ा हुआ है, ये कुछ काम नहीं करते, लेकिन मेरा ताता जब हम पिक पॉकेटिंग करने वाले, चोरी करने वाले, चलते चलते जेब में हाथ डाल के पैसा उड़ाते थे मेरे बचपन में। लेकिन मेरा ताता अभी पैसा बैंक में जा रहा है, कोई पैसा जेब में नहीं रखता। तो मेरे ताता ने घर में चूहे पकड़ते थे, चूहे पकड़कर वो चूहे एक पिंजरे में डालकर बड़े किसान जिसके पास गेहूं बहुत पिका हुआ है, बाली आई है, तो ऐसे ही खेत में वो चूहे छोड़ते थे और वो चूहे छोड़ने के बाद वो पूरा गेहूं का जो खेत था वो अपनी बिल में लेके जाता था।
जो बालियां होती थी गेहूं की, सब अंदर लेके जाता था और वो किसान उधर अपना खेत का काम करता था, बालिया का वो गेहूं निकालता था और हम उसको खोद खोद के वो सभी गेहूं बाहर निकालते थे और घर में लेके आते थे और चूहे भी पकड़कर वही मार के खाते थे। तो किसान खुश होता था, अरे वाह भाई वाह, क्या ये चूहे मार के लेके गए, ये गेहूं भी लेके गए तो क्या बुरा है, अगली बार चूहे तो नहीं लगेंगे। यानी चूहों को भी चोरी करने का ट्रेनिंग देने वाले हम इतने बुद्धिमान लोग हैं कि वो गेहूं से मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे 3 भाइयों की शादी की थी, इतना गेहूं हम जमा करते थे। यानी बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं है, बुद्धि हमारा उल्टा ज्यादा है। अभी यहाँ पारदी के लोग आए हैं, जब भागते हैं ना, पुलिस पीछे लग गई तो पैर में अगर एक आधा पत्थर आया तो पत्थर उछाल के इतने जोर से मारते हैं पीछे कि पुलिस के कभी कभी दांत पड़ते हैं। तो पुलिस पारदी के पीछे सीधा नहीं भागता, ऐसा आड़ा टेढ़ा भागता है। मैं बोलता हूं, अरे भाई उसके हाथ में कभी क्रिकेट का बॉल दो और उसका निशाना हाथ से देखो, जो पैर से निशाना करता है ट्राइबल हमारा, उसके हाथ में अगर पत्थर देंगे तो इतना निशाना है, तो अगर क्रिकेट का बॉल देंगे हर बॉल को 1 विकेट लेगा और देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन उसको आगे आने ही नहीं देते, मार पीट करके उसको जंगल में छोड़ते और इधर मंगल करते हैं और हम लोगों के नाम पे उनका प्रमोशन बढ़ता है, गुनेगार जमाती ट्राइबल्स। ये हाल आज हम साहित्यिक लोग देख रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हमारे ट्राइबल्स में एकता जुड़ी हो और हम मिलकर कभी साहित्य अकादमी तो बुलाते हैं, लेकिन हम हर स्टेट में कोई ऐसा योगदान करें कि हर ट्राइबल्स को इधर से उधर बुला के हमारी भाषा संस्कृति का और देश निष्ठा, हम देश के बहुत निष्ठावंत लोग हैं, हमारे पुरखों ने बहुत बलिदान दिया है और ये आज़ाद देश, मैं तो बोलता हूँ कि आदिवासी के खून से पैदा हुआ ये आज़ादी है और इसका 75वां दिन मना रहे, उनको हमको खुशी है, लेकिन उसमें बदलाव आना है और ट्राइबल्स में सुधार आना है और हम लोगों को लिखना है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फिर से साहित्य अकादमी को। हमारे देवेंद्र कुमार जी ने बहुत बढ़िया, कलकत्ता में महाश्वेता देवी की याद आज मौके पे आ रही है। गंगो उपाध्याय हमारे प्रेसिडेंट थे साहित्य अकादमी के, श्री राव को मालूम है, श्रीनिवास राव को, और इन लोगों की याद आती है। वे ट्राइबल्स में काम करते थे, कलकत्ता में बहुत ट्राइबल्स है, यहाँ भी और हर स्टेट में है। हम कभी तो जो गैर आदिवासी लोग हैं, लेखक है, मैं उनको विनती करता हूँ कि आदिवासी के बारे में जो समाज में सोच है वो बदलने की एक नई कोशिश होनी चाहिए।